हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम टेंसेस देखेंगे। टेंसेस का पार्ट 1 है ये। ओके, इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स चल रहा है। टेंसेस टेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि हम कभी किसी को अपनी बात या अपने थॉट्स किसी के सामने रखते हैं तो हम एक सेंटेंस बोलते हैं, पूरा एक वाक्य बोलते हैं। अब उस सेंटेंस में कुछ स्ट्रक्चर होती है, कुछ रूल होते हैं जो वो फॉलो करता है। क्या स्ट्रक्चर होती है? सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होते हैं, ऑब्जेक्ट होती है। तो ये सब चीज़ मिलके उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। और इन सेंटेंस को पूरा करने के लिए इन सब को एक सीक्वेंस, एक स्टैंडर्ड रूल में रखना होता है। तो उस रूल को हमें पढ़ना है, उसी को हम ग्रामर बोलते हैं कि किस रूल में किस से पहले क्या आएगा, उस चीज़ को हम ग्रामर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या कहती है? सबसे पहली स्ट्रक्चर है इसकी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सुनी होगी, लेकिन आपने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं सुनी होगी। क्यों नहीं सुनी होगी? अब भी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको मैं। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और कंप्लीमेंट। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम किसी वर्ब में, जैसे कि हम प्ले वर्ब लेते हैं, इसमें एस लगा दे, प्लेज। जब किसी वर्ब में एस लग जाए तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। अब पता चल गया आपको? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसी को बोलते हैं। लाइक स्पीक, स्पीक फर्स्ट फॉर्म हो गई, स्पीक्स ये होगी फिफ्थ फॉर्म वर्ब की। ठीक है, तो पहली स्ट्रक्चर क्या कहती है? सब्जेक्ट रखो और या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखो या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रखो। ओके, जो ये फिफ्थ फॉर्म होती है ना, ये सिंगुलर के साथ आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कैसे? अभी मैं आपको अभी एग्जांपल बताऊंगा, तब बताता हूं। अब दूसरी स्ट्रक्चर क्या कहती है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब पूरक, पूरा करने वाला सेंटेंस को, जिसमें एडजेक्टिव भी हो सकता है, आर्टिकल भी होंगे, ऑब्जेक्ट भी होगी। ठीक है, एडवर्ब भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद जो बचता है वो कॉम्प्लीमेंट, पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करेगा। अब यहाँ पे इज आर एम आप देख रहे हो, आपने बचपन में या फिर आपने जब स्कूलिंग में आपने पढ़ा होगा, इज आर एम तो आईएनजी फॉर्म के साथ लेता है। आपने ये पढ़ा है, आपने यही पढ़ा है। सही भी हो आप, बिल्कुल सही हो। बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे आ गया, सिंपल प्रेजेंट में कैसे आ गया? सबसे पहले बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये कैसे आए हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने पहली स्ट्रक्चर देख ली, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सेकंड स्ट्रक्चर को हम समझ रहे हैं। ये इज आर एम है ना, ये जो यहाँ पे इज आर एम है, ये यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। मेन वर्ब, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में भी अगर कंफ्यूजन हो, थोड़ा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब जो होती है वो एक्चुअल में जो काम जो कोई वर्ब करती है, मतलब जैसे कि प्ले, खेलना, ये एक मेन वर्ब हो गई। और जो इस वर्ब को हेल्प करेगी ना, वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। जैसे कि अभी आप कंटिन्यूस का एग्जांपल दे दूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, मैं वैसे बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इज है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्लेइंग जो है मेन वर्ब है। जो काम हो रहा है, जो काम करने वाली क्रिया है वो मेन वर्ब होती है, जो उसको सपोर्ट करती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। ये डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। और जो यहाँ पे इज आर एम है ना, यहाँ पे ये मेन वर्ब है,
लाइक फिफ्थ फॉर्म, स्पीक, प्लेज और एंड अदर थिंग्स लाइक। तो ये फिफ्थ फॉर्म है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होके मेन वर्ब है। तो इनका भी तो कुछ मीनिंग होता है हूँ, एम हूँ, तो ये मीनिंग है इनका यहाँ पे। समझ में आ गया? दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके सुनो, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ये किसी को हेल्प नहीं कर रहे, इसके बाद कोई वर्ब नहीं होगी, ये खुद में ही वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब होता है खुद में वर्ब है, ये खुद का काम है। ठीक है, ही इज ए बॉय, तो इज वहां पे भी तो होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, ही इज ए बॉय, ये किसी के बारे में बता रही है, ही इज है, ना कि यहाँ पे आप भी देखो इसके बाद कोई वर्ब थोड़ा है, ए बॉय है सिर्फ। ये मेन वर्ब है यहाँ पे, हर सेंटेंस में एक वर्ब होती है ना, तो ये मेन वर्ब है, उसका काम कर रही है यहाँ पे। समझ में आ गया? चलो कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसका देख लेते हैं। प्रेजेंट परमानेंट वर्क में, ऐसे काम जो परमानेंट है या हैबिट बन चुके हैं। एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन दिस ऑफिस, वह इस ऑफिस में काम करता है। ता है, ती है, ते है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट को है जरूर आएगा। ठीक है, ही वर्क इन दिस ऑफिस, तो यहाँ पे वर्क क्या है? ये फिफ्थ फॉर्म है। हमें कैसे पता चला ये फिफ्थ फॉर्म है? ये वाली पहले वाली स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है ये। भाई हमें पता चला कि जब एस ई एस लग जाता है तो वो वर्क की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो ये वर्क्स क्या हो गया? फिफ्थ फॉर्म। अगर मैं वर्क लिखता तो फर्स्ट फॉर्म, अरे एस ई एस लगते ही फिफ्थ फॉर्म। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। आई लाइव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब यहाँ पे लाइव है, तो यहाँ पे कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, अब आई यहाँ पे सिंगुलर है। आप कहोगे कि आई तो हमेशा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि आपने बोला है कि फिफ्थ फॉर्म जो है सिंगुलर लेती है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन आई हमेशा एम और वाज को छोड़ के, एम और वाज को छोड़ के ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। आई एम तो ठीक है, आई वाज ये भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये प्लूरल वर्ब लेता है मेन वर्ब के रूप में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा ज़्यादा ही ये स्क्रीन भर गई। मेन कंटेंट जो है आपको समझाना है, थोड़ा स्क्रीन भर गई है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में हम थोड़ा मैनर में करेंगे, ज़्यादा पोच पोच नहीं करेंगे स्क्रीन पर। ओके, समझ में आ गया आपको? चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ही गेट्स अप बिफोर सनराइज, यहाँ पे कौन सी वर्ब है? ये फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म लगते ही सिंगुलर हो जाता है ना। ही गेट्स अप, वह सुबह सन के उदय होने से पहले उठ जाता है। ओके, फ्यूचर के फिक्स इवेंट में यूज होता है। सेकंड यूज है इसका फ्यूचर के फिक्स इवेंट, लाइक के ऐसे काम जो फ्यूचर में होके ही रहेंगे, टाल नहीं सकता कोई, मना नहीं कर सकता, फिक्स है वो, उनके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, अब नेक्स्ट मंथ तो यहाँ पे गोज टू, क्योंकि फिक्स हो गया वो काम, वो जाएगा 100% जाएगा, वो श्योर है, 100% श्योर। ही गोज टू, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। सी गोज टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, जाएगी, वह अगले मंथ मुंबई जाएगी। ओके, थर्ड यूज देख लेते हैं। व्हेन टू फ्यूचर इवेंट हैपन्स, जब फ्यूचर के दो इवेंट, लाइक एक के बाद एक, लाइक एक फ्यूचर में होना है उसके बाद दूसरा काम होना है, एक फ्यूचर में इवेंट है उसके बाद दूसरा इवेंट है, ये है सीक्वेंस। लाइक अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे ये फ्यूचर के इवेंट है, फ्यूचर के टू इवेंट्स, और उनमें अगर व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, बिफोर, आफ्टर, इनके साथ वे यूज होते हैं फ्यूचर के टू इवेंट्स। इन वर्ड के साथ हम उनको यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं कर सकोगे तब तक, अनलेस तब तक, यू वर्क हार्ड, तुम हार्ड वर्क नहीं करते। तो यहाँ पे देखो ये वर्ड आ गया अनलेस। कंडीशन क्या कहती है? भाई अगर ये फ्यूचर के टू इवेंट्स है तो ये वर्ड यूज होंगे।
तो यहाँ पे अनलेस यूज हो गया। तो फ्यूचर के दो इवेंट हैं। वो कोई इंसान सलाह दे रहा है किसी को, तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे, तुम पास नहीं कर पाओगे कोई एग्जामिनेशन, या तुम सफल नहीं हो पाओगे अपनी लाइफ में जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते। अब ये बोलोगे कि भाई ये भी तो फ्यूचर का है, यहाँ पे विल आना चाहिए, यू विल नहीं, यहाँ पे यू विल गलत हो जाएगा, दो विल एक साथ नहीं आएंगे। ये कंडीशन वाले जो क्लोज होते हैं ना, ये सिंपल उसमें आ जाते हैं जब फ्यूचर के टू इवेंट की बात हो रही होती है। सो ही वर्क, यू वर्क हार्ड अनटिल अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते तुम सक्सीड नहीं कर पाओगे। समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रॉब्लम कैसे दी जाती है भाई एरर की? एज सुन एज, देखो ये वर्ड आ गया, मैंने बोला ना ये एज सुन एज ये रहा यहाँ पे। आई विल रीच दिल्ली, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर। जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा मैं आपको बुक भेज दूंगा जो तुमने डिमांड की है। आस्क फॉर होता है डिमांड करना। तो यहां पे क्या आएगा? रीच आएगा। आई रीच क्यों आएगा? क्योंकि एज सुन एज आ गया, एक कंडीशनल वाली स्टेटमेंट बन गई यहाँ पे, और ये फ्यूचर की होगी। फ्यूचर के दो इवेंट हो गए, तो हम जो कंडीशनल के साथ होती है, जो इनवर्ड के साथ होती है, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। ये इसका यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे आई रीच आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो यहाँ पे रीच आया फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर क्या कहती है इसकी? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस आई एन जी, जैसा आपने बचपन में पढ़ा है वही, इज आर एम प्लस आई एन जी। ये आप हर इंसान को ये वाला जो है टेंस, ये वाली जो टेंस की स्ट्रक्चर है वो हमेशा याद रहती है, इज आर एम के साथ आई एन जी। इसकी यूज क्या कहते हैं भाई? करंटली रनिंग, जो ऐसे काम जो करंटली रनिंग है, जो अभी चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, ओके। दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, मतलब वॉच कर रहे हैं अभी। दे आर वॉचिंग टेलीविजन। सी इज कुकिंग, वह खाना बना रही है। तो कुकिंग करंटली है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है खाना बनना, बना रही है। टाइप ऑफ वर्क विच इज़ करंटली रनिंग, बी यूज देख लेते हैं इसका। ये तो हो गया आपका करंटली जो रनिंग है, विच इज़ करंटली रनिंग बट कांट बी से, फोकस करना है यहाँ पे। एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ रनिंग, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यह रनिंग है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, मैंने आपको एक टाइम पीरियड दिया, लाइक ये टाइम पीरियड 2 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, 20 दिन का भी हो सकता है, और 6 महीने का भी हो सकता है। फिर मैंने आपको काम दिया कुछ करने के लिए, अब आपने वो स्टार्ट किया आज से, चलो आज से स्टार्ट किया आपने, जिस दिन मैंने आपको दिया उसी दिन से आपने स्टार्ट कर दिया। अब 2-4 दिन बीत जाने के बाद, 10 दिन बीत जाने के बाद, 20 दिन बीत जाने के बाद, या 1 महीने बीत जाने के बाद, अगर मैंने 6 महीने का काम दिया आपको, तो मैं अगर किसी को बताऊंगा कि जो आपने काम दिया था स्टूडेंट को वो हुआ या नहीं हुआ, अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं क्या बोलूँगा भाई? एट दैट टाइम वर्क इज़ रनिंग, मतलब कंटिन्यू है। अब मैंने कंटिन्यू क्यों बोला कि भाई अभी वो काम हो रहा है? इसलिए बोला क्योंकि मैंने आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया है, और 6 महीने का अगर मैंने टाइम पीरियड दिया है तो मैं इस 6 महीने के टाइम पीरियड में कहीं बीच में खड़ा होके ये बता सकता हूँ कि भाई ये काम अभी चल रहा है। क्योंकि ये जैसे कि 3 महीने आपने कर लिए इसको, तो 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था ये काम, और 3 महीने बीत चुके हो, और 3 महीने रिमेनिंग है। तो अभी मेरी नज़रों में ये काम रनिंग है, क्योंकि वो टाइम पीरियड अभी ख़त्म नहीं हुआ जो मैंने आपको दिया था कंप्लीट करने के लिए। आपने कर लिया हो 3 महीने के अंदर, ठीक है, अच्छी बात है। या आपने नहीं स्टार्ट भी ना किया हो, वो भी अच्छी बात है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया हो, आधा ख़त्म हो चुका हो और आधा रिमेनिंग है, तो वो रनिंग है। पर यहाँ पे
कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट पर आप ये नहीं कह सकते कि वो अभी कर रहा है। अभी अगर मैं इस इंसान को, जो मैंने आपको बताया कि कोई इंसान मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ उस काम के बारे में जो आपने स्टूडेंट को दिया था, तो मैं इस इंसान को बोल रहा हूँ कि वो रनिंग है, हो रहा है अभी काम। लेकिन अगर मैं शाम के 5 बजे या सुबह के 11 बजे उससे ये बात बता रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि स्टूडेंट इस टाइम पर वो काम कर रहे होंगे। समझ रहे हो? स्टूडेंट ग्रुप में वो काम कर रहे होंगे जो मैंने दिया हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वो बात नहीं कह सकता, पर अगर मैं पूरे टाइम पीरियड को लूँ तो उसमें मैं कह सकता हूँ हाँ भाई रनिंग है, क्या पता आज ना किया हो, कल किया हो, क्या पता आज कर रहे हो और कल ना करने वाले हो। मैंने तो पूरा टाइम पीरियड दे रखा है ना, इसमें वो काम रनिंग है। अब वो 3 दिन ना करे, 4 दिन करे, वीक में 1 दिन ना करे, तो वो तो मेरी नज़रों में तो 6 महीने का टाइम है, तो उसमें कंप्लीट होना ही होगा उसका। आपको समझ में आया? यही है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कुछ काम करने का। अब मैं बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ। ही इज़ राइटिंग ए बुक। अभी बुक जो है एक दिन में तो लिखी नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है, कुछ टाइम लेगी, महीना 2 महीना। तो अभी अगर मैं कोई बुक स्टार्ट करता हूँ लिखना, तो ये शायद 2 महीना ले ले, 3 महीना ले ले। अगर मैंने आज स्टार्ट किया तो ये 3 महीने तक रनिंग रहेगी ना। मैं रेगुलर बेस पे भी काम कर सकता हूँ, मैं 2 दिन छोड़ के भी काम कर सकता हूँ, मैं 1 वीक के बाद भी काम कर सकता हूँ। अगर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है तो रनिंग है ना। इट कैन बी कम्प्लीटेड इन 2 मंथ, बट रनिंग है। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। ये इसका यूज है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को बैक करके देख लेना, सुन लेना, समझ में आ जाएगा आपको। खुद एनालाइज करो यार, थोड़ा बहुत इमेजिन करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नियर फ्यूचर प्रोग्राम, तीसरा यूज क्या है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नियर फ्यूचर। लाइक अभी 2 घंटे बाद, अभी पढ़ाने के बाद मेरे को कहीं जाना है, तो नियर फ्यूचर हो गया। तो मैं इसको बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आज रात को दिल्ली जा रहा हूँ, अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मुंबई जा रहा हूँ, तो मैं रात को जाऊँगा, तो नियर फ्यूचर होगा, मतलब आसपास ही। कल का भी हो सकता है नियर फ्यूचर, 2 दिन का भी हो सकता है। तो नियर फ्यूचर के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। ओके, वी आर सीइंग द सीएम टुमारो। हम कल सीएम को देख रहे हैं। वी आर सीइंग, कल की बात कर रहा है। मैंने कहा ना नियर बाई जो फ्यूचर होगा उसके लिए, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सीज, इसका जो चौथा यूज है प्रेजेंट स्टेबल वर्क। ऐसे काम जो प्रेजेंट में स्टेबल है, जो अभी काम स्टेबल है, जैसे कि सी इज टीचिंग मैथमेटिक्स दिस डे। अब वह मैथमेटिक्स पढ़ा रही है इन दिनों। अगर मैं बोलूं कि वह कुछ, मतलब ज़्यादा समय उसने कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाया, लाइक इंग्लिश पढ़ाया, लेकिन आजकल, कहते थे ना आजकल क्या कर रहा है, तो आजकल वो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है। उसने होल लाइफ, पूरी लाइफ इंग्लिश पढ़ाया और आजकल वो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है। तो दैट द सेंटेंस प्रेजेंट स्टेबल वर्क। स्टेबल वर्क, आजकल वह दिस डे लिखा है ना, तो आजकल वह मैथमेटिक्स पढ़ा रही है। टेम्परेरी है ये वर्क, लेकिन स्टेबल है। कहने का मतलब है ये जो पढ़ाने का प्रोसेस है, जैसे कि सी इज टीचिंग मैथमेटिक्स दिस डे, ये 2 महीने से भी हो सकता है, 6 महीने से भी पढ़ा रही है, भाई 1 साल से भी पढ़ा रही है। इस टाइम पीरियड के लिए वह परमानेंट है ये वर्क। तो प्रेजेंट में स्टेबल है, पहले कुछ और किया होगा लेकिन आजकल वह ये काम कर रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बता दो कि पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़ाई जा रही है आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।